नहीं, आवाज नहीं आ रही किसकी सर की। काफी देर से करने के कारण एक तो होता नहीं, वो होता है तो आवाज नहीं। सर बोल ही नहीं रहे हैं। सही कहा, अभी हम बोल नहीं रहे तो आवाज कैसे आएगी। एक तो नेटवर्क से बहुत परेशान। तो गुड मॉर्निंग क्लास, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग खनिज के बारे में पढ़ रहे थे, अब उसमें खनिज के बाद हम लोग अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। अयस्क क्या होते हैं? जो खनिज हमको खोद कर प्राप्त होते हैं, उसमें अयस्क क्या होते हैं कि अयस्क जो जो जिसमें ऐसे खनिज जिसमें हमें कोई पदार्थ की मात्रा ज्यादा अवस्था में ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसी शैल है या ऐसी कोई चट्टान है जिसमें कोई मेटल हमें बहुत ज्यादा मिल रही है, धातु हो सकती है या अधातु हो सकती है, या कोई पदार्थ की तत्व की बात कर लेते हैं, वो हमको अधिक मात्रा में मिलती है, तो उसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? उसको शुद्ध करने के लिए, उससे हम लोग वो धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि बताया था कि रास्ते चलते हम लोग को बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिलते हैं, लेकिन क्या अगर उसकी हम खुदाई करेंगे, मतलब उसकी हम सफाई करेंगे या उसमें हम किसी धातु को निकालेंगे, तो धातु तो निकलेगी, लेकिन क्या है, वो एक थोड़ी मात्रा में निकलेगी, जितना हमको मिला नहीं उससे ज्यादा हमारा उसमें खर्चा हो गया, उसको शुद्धिकरण करने के लिए उसमें हमारा खर्चा हो गया। लेकिन हम ऐसे मतलब पत्थरों को या ऐसे जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो शैल जो होती है, उनको प्रयोग में लाएंगे, उनको शुद्धिकरण करेंगे, जिसमें हमें कोई भी पदार्थ ज्यादा मात्रा में मिल रहा हो, उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे खनिज जिनसे कोई पदार्थ अधिक मात्रा में मिले, वो हमारे अयस्क कहलाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि ऐसे खनिज जिनसे धातु भी हो सकती है या अधातु भी हो सकती है, जैसे कि हम सोडियम की बात कर लेते हैं, और अगर जो हम लोग चूना पत्थर की बात कर लेते हैं, जो वो क्या होगी, अधातु हो गई, आसानी से कम लागत में प्राप्त हो जाती हैं, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क वह खनिज है जिनसे सुविधा और लाभ के लिए धातु या महत्वपूर्ण तत्व निकाले जाते हैं। पृथ्वी खनिजों और अयस्कों का मुख्य स्रोत है। ये अयस्कों को मेटल का अच्छा प्रतिशत होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि सभी खनिज अयस्क होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते। अयस्क का मतलब है कि हम जो भी उसमें धातु ढूंढ रहे हैं, जो भी हम उसमें तत्व उसमें ढूंढ रहे हैं, वो हमें अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाए। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है 8.1, तो उसके बाद आयरन हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम और मैग्नीशियम। भारत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लोहा, आयरन। कुछ महत्वपूर्ण धातु है, उनके अयस्कों की सूची है। सोडियम जो है चिली सॉल्ट पेपर, ठीक है, ये उसके अयस्क होते हैं। देखिए, अयस्क जो भी धातुएं होती हैं, या तो मुक्त अवस्था में मिलेंगी या संयुक्त अवस्था में मिलेंगी। हमने बताया था मुक्त अवस्था वो होती है जिसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां होती है, जैसे कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सिलिकॉन होती है, कार्बन होती है, और ऑक्साइड। जो भी तत्व मिलते हैं वो इन्हीं संयुक्त रूप से मिलते हैं। अब जैसे कि सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, या मिट्टी जो भी हम बात कर लेते हैं, इसके जो उसमें अशुद्धि मिलेगी, उसको हम लोग आसानी से मतलब तोड़ सकते हैं, उसको आसानी से हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन कुछ संयुक्त रूप से मिलते हैं। संयुक्त रूप से जैसे कि किसी का ऑक्साइड बन गया या किसी का कार्बोहाइड बन गया, तो ये क्या इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है। इससे हमें अयस्क को निकालने में काफी सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, काफी सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, सोडियम के कई सारे अयस्क होते हैं। सोडियम को कहाँ से मिलता है? चिली सॉल्ट पेपर हो गया, ट्रोना हो गया, बोरेक्स हो गया, या साधारण नमक हो गया, उनसे हमें क्या मिलता है? सोडियम मिलता है। साधारण नमक की बात करते हैं या समुद्री नमक की बात कर लेते हैं, वहां से हमको सोडियम, पोटेशियम जो भी है वो सारे हमको मिल सकते हैं। एल्युमिनियम कहाँ से के अयस्क कौन कौन से हैं? बॉक्साइड हो गया, कोराडम हो गया, फ्लोस्पार हो गया, क्रोयोलाइट हो गया, एलुनाइट हो गया, कायोलिन हो गया। ये क्या है? अलग अलग इसके अयस्क होते हैं, ये हमें पृथ्वी पे मिलते हैं, और उनसे हम लोग क्या करते हैं? अयस्क को निकालते हैं। देखिए, बॉक्साइट में क्या है? Al2O3, इसमें क्या है? ऑक्सीजन। आपने बताया कि जो भी अयस्क, जो भी तत्व होते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं, या तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं, या तो उसके साथ कार्बनिक जो तत्व होते हैं उनके साथ क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ज्यादा पाई जाती है।
ठीक है, या जलवाष्प पाया जाता है। जैसे लोहा की बात करते हैं, लोहा अगर हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। वो जंग क्या होता है, उसकी ऑक्साइड होती है, ठीक है, वो क्या, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड की उसमें क्या जंग लगती है। उस जंग के कारण वो धीरे धीरे उसको खराब करता रहता है। इसके सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं और अलग अलग विधियां हम लोग प्रयोग करते हैं। विद्युत अपघटन विधि होती है, कई तरह की पॉलिश होती है, या उसमें हम कोई और धातु मिला लेते हैं, ठीक है। लोहे में हम लोग कई सारी मतलब लोहे की क्वालिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसको टिन भी बनाते हैं, कोई पिग आयरन मतलब एक प्योर लोहा होता है, थोड़ा सा उसमें मिलावट किया, फिर थोड़ा और मिलावट किया, तो इस तरीके से अलग अलग क्वालिटी का बनता है। एक एक लोहा इस्पात भी बनता है, टीन बनता है, तो अलग अलग टाइप के लोहे बनाए जाते हैं। उसमें कोई धातुएं मिलाई जाती है तो उससे अलग अलग प्रकार का लोहा बनता है। इसी तरह से मैग्नीशियम है, इसके मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट, कीसेराइट, कॉर्नेलाइट, ये डिफरेंट डिफरेंट उसके अयस्क हैं। कैल्शियम की हो गया, डोलेमाइट हो गया, कैलासाइट हो गया, जिप्सम हो गया, फ्लोरोस्पर हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग डोलोमाइट जो भारत में पाया जाता है वो डोलोमाइट ही पाया जाता है। कॉपर हो गया, क्यूप्राइट हो गया, कॉपर ग्लास हो गया, कॉपर पायराइट हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है उसके अयस्क पाए जाते हैं। सिल्वर जैसे रूबी सिल्वर हो गया, हॉर्न सिल्वर हो गया, ये सिल्वर के हो गए। सोना हो गया, कैल्वेराइट हो गया, तो कैल्वेराइट, ये सब सोना जो है यहाँ पे भारत में कम मात्रा में पाया जाता है। भारत में जो पाए जाते हैं उनकी लिस्ट, ठीक है। तो भारत में जो खनिज पाए जाते हैं, ज्यादा पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो धात्विक धात्विक जो खनिज होते हैं कौन से, लोहा, हेमेटाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तांबा, कॉपर, पायराइट आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सोना मुक्त अवस्था में मिलता है। देखिए, सोना एक ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में मिल जाती है, मतलब थोड़ी सी उसमें मिक्सचर होगा, कोई थोड़ा सी इसमें मिलावट होगी, लेकिन उसको हम लोग जल्दी से साफ करके वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या है कि वो जो सफाई में जो भी सफाई में करते करते कि वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में मिलता है। भारत में लगभग सोना ना के बराबर ही मिलता है, ये ज्यादातर बाहर से ही मंगाया जाता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये है। कैल्शियम मतलब चूना पत्थर, यह सभी राज्यों में पाया जाता है। संगमरमर के रूप में यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब अधात्विक तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें धातुओं के गुण नहीं होते। धातुओं के गुण और अधातुओं के गुण आपने पढ़ा होगा पहले भी। अधात्विक क्या हो गया, अभ्रक हो गया, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान में। बहुमूल्य पत्थर राजस्थान में ज्यादातर पाए जाते हैं, जो नीलम होता है और रूबी होता है, ये सब क्या है, बहुमूल्य पत्थर है। देखिए, वो भी एक तरीके का क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, और वो इसीलिए उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं या मिनरल्स बोलते हैं। पेट्रोल है, गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदी के मुहानों पर मिलता है। कोयला पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में प्राप्त होता है। तो एक्स जो होता है, क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों का एक मिक्सचर होता है, या इसको कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड मतलब यौगिक, यौगिक का मतलब हमने बताया था। यौगिक क्या होता है, जब किसी दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब क्या बन जाते हैं, यौगिक बनते हैं। अब मिश्रण क्या होता है, एक अनुचित अनुपात होता है। जैसे चीनी और शक्कर हम मिलाएंगे, कोई अनुपात नहीं होता है, वो मिक्सचर बनता रहता है। लेकिन जब H2O या पानी की बात करते हैं, तो पानी क्या एक यौगिक है। उसमें क्या होता है कि दो भाग हाइड्रोजन का और एक भाग ऑक्सीजन का जब मिलेगा, तभी जाकर के क्या बनेगा, पानी का एक अणु बनेगा, पानी का एक मॉलिक्यूल बनेगा। अब इन धातुओं का शुद्धिकरण कैसे होगा, उसको हम लोग प्योर कैसे निकालेंगे, तो धातुओं के निष्कासन और उसको धातु कर्म बोलते हैं। जो धातुओं का शुद्धिकरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि आयत से धातु के निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। आयत से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण अथवा धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा, मतलब परिभाषा क्या है, इसको एक आप जैसे जैसे ही लिखा हुआ है वैसे उसको समझ लीजिए, और इसमें कुछ
मतलब देखिए साइंस में क्या होता है, कोई डेफिनेशन परफेक्ट नहीं होती है। वो क्या होती है, जो घटनाएँ घटती हैं उसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। जैसे अयस्क क्या है, अयस्क से हम लोग को शुद्ध धातु प्राप्त करनी है, तो उस धातु को प्राप्त करने के लिए जो हम लोग अभिक्रियाएँ करेंगे, जो भी प्रक्रियाएँ करेंगे, उसको हम लोग धातु कर्म कहेंगे या धातु निष्कर्षण कहेंगे। अब धातु से जैसे हमें कोई अयस्क मिल गया, तो अयस्क ने बताया कि जो खनिज होते हैं वो कैसे ठोस अवस्था में मिलते हैं, ठीक है? क्रिस्टली फॉर्म में मिलते हैं। क्रिस्टल मतलब एक संरचना होती है, जैसे कि परमाणुओं से और अणुओं की एक स्पेशल मतलब एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, उसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। तो अब हमें क्या है, हमने कहा कि अयस्क और जो खनिज जो होते हैं, ये क्या है, जैविक क्रियाओं से नहीं बनते हैं, ये अजैविक क्रियाओं से बनते हैं। मतलब ये प्रकृति द्वारा जो बनाए जो प्रक्रियाएँ होती है, भूकंप का आना और जो ताप जो होता है, जो उसका दाब होता है, जो प्रकृति द्वारा ताप दिया जाता है, दाब दिया जाता है, ठीक है? इनके माध्यम से जो भी ज्वालामुखी का फटना, इनके इस प्रक्रिया से जो भी हमें पत्थर या चट्टानें जो भी प्राप्त होती हैं, जो भी हमें शैलें प्राप्त होती हैं, उससे जो हम जो शैल और चट्टानें जो मिलती हैं, वो हमारी खनिज होती हैं और उन खनिज में जो सबसे ज़्यादा जिस तत्व की मात्रा होती है, वो हमें अयस्क होते हैं। अब अयस्क जो हो गया एक तरीके का खनिज हो गया, मतलब चट्टान हो गई, पत्थर हो गया या बड़े-बड़े क्रिस्टल हो गए। अब इसका हम लोग शुद्धिकरण कैसे करेंगे? तो पहले तो उसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है? फिर पानी से वॉश करना, पानी से उसको धोना, फिर उसके बाद क्या है, इससे क्या होगा, धोने से बहुत ही अशुद्धियाँ जो हैं चली जाएँगी। फिर उसके बाद आती है प्रगलन करते हैं हम लोग, निस्तापन करते हैं, भर्जन करते हैं, ठीक है? और प्रगलन करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के चरण होते हैं। तो पहले देखिए इसमें धातु कर्म के निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। धातु कर्म यह निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। पहले तो अयस्क का चूर्णीकरण होता है, मतलब कि जो अयस्क होता है उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। बड़े-बड़े जो पत्थर होते हैं उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्र का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेट। एक तनु होता है, एक सांद्र होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तनु का मतलब कि किसी तत्व में दूसरे तत्व की मात्रा अगर कम है तो कहेंगे कि ये इसका तनु है। ठीक है? उसमें उस तत्व का बहुत ही कम पार्ट है। सांद्र का मतलब है कि किसी जैसे जल में अगर हम चीनी मिला देंगे, तो चाशनी पहले तो एक हल्का शरबत बनेगा, फिर अगर हम चीनी इसमें बढ़ाते जाएँगे, तो उसकी चाशनी बन जाएगी। तो वो क्या हो गया, सांद्र विलयन हो गया, जो चाशनी है वो सांद्र हो गई और जो शरबत हो गया, वो एक क्या है, तनु विलयन हो गया, मतलब उसमें चीनी की मात्रा कम हो गई। तो अब क्या है कि जो हमें जो धातु में जो हमें पत्थर मिला है, उसको हम लोग सांद्रित करेंगे। मतलब उसके जो जो अनवांटेड एलिमेंट है, जो तत्व हमको नहीं चाहिए, उसको हम लोग धीरे-धीरे करके हटाते रहेंगे। तो उसको हम लोग कहते हैं अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओरे। निस्तापन, कैल्सिनेशन, ठीक है? फिर भर्जन, रोस्टिंग, प्रगलन में स्मेल्टिंग और धातु का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब पहली प्रोसेस आती है कि अयस्क का सांद्रण कैसे होता है। खदानों से प्राप्त अयस्क में अधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाई जाती है। हमने बताया कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सिलिका पाई जाती है और सिलिका की अशुद्धि सबसे मतलब सभी अयस्कों में मिलती है। खदानों से प्राप्त अयस्क में अधिकतम मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर, अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसे गैंग या आधात्री कहते हैं। जो अशुद्धियां होती है उसको हम लोग गैंग कहते हैं या आधात्री कहते हैं। अयस्क में इन अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाते हैं। देखिए इस तरीके ये प्रक्रिया जो होती है एक तरीके की भौतिकी प्रक्रिया है, जो भौतिक क्रियाओं के द्वारा हम लोग करते हैं, जैसे कि उसको धोना, वॉश करना, ये एक भौतिकी क्रिया है। इसमें हम लोग कोई केमिकल ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये भौतिकी क्रिया है, इसको पानी से धोना और उसको अलग करना चुंबकीय विधि द्वारा, मतलब चुंबक अगर लोहा वाला तत्व अयस्क है तो क्या होगा कि लोहा एक तरफ होगा और बाकी जो लोहे वाले जो अलोहा के जो तत्व हैं वो अलग होते जाएंगे। तो ये क्या है, फिजिकली है, एक भौतिकी अभिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। अयस्क का सांद्रण जो होता है एक भौतिकी क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। और जो अशुद्धियां होती है उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं या आधात्री बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, जो अयस्क के अंदर जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उसको हम लोग गैंग या आधात्री कहते हैं। ठीक है, तो अयस्क के सांद्रण के लिए जो मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण पृथक विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग प्लेन प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। अभी मुख्यतः इन 3 विधियों का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा
रासायनिक प्रक्रिया होती है वो एक अलग चीज होती है। अभी जो जैसे हमें कोई अयस्क मिला है तो पहले हम लोग फिजिकली उसको धो लेते हैं और फिर उसकी जो है जो अगर लोहा है तो उसको अलग कर लेंगे और जो बिना अलोही तत्व हैं उनको हम लोग अलग कर लेंगे। तो हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं। तो पहली है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। जब अयस्क या अयस्क व आधात्रिक का अपेक्षित घनत्व में अंतर होता है तो अयस्क के सांद्रण के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कार्बोनेट तथा ऑक्साइड के अयस्क के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें एक बात लिखी गई है कि जब अयस्क व आधात्रिक के अपेक्षित घनत्व में अंतर होता है, ठीक है, घनत्व क्या होता है कि हर वस्तु का अपना अपना घनत्व होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा घनत्व क्या होता है। जैसे कि दो चीजें हैं, इसका एग्जांपल हम बताते हैं आपको। जैसे कि हर चीज जो है अणुओं से और परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। अब कुछ अणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं और किसी किसी के अणु दूर दूर होते हैं। जैसे हम वायु की बात करते हैं तो इसके अणु जो होंगे सीधी सी बात है दूर दूर होंगे, लेकिन अगर हम ठोस की बात करते हैं तो उसके अणु सीधी सी बात है पास पास होंगे। अगर 1 किलो कोई वस्तु अगर हम लेते हैं तो क्या है उसको हम लोग देखेंगे तो छोटा दिखेगा, मतलब कम मात्रा में आ जाएगा। लेकिन अगर 1 किलो हम वायु की बात कर लेते हैं या किसी और चीज की बात कर लेते हैं तो इस 1 किलो में वो बहुत सारी होगी या हो सकती है एक पूरा कमरा भर दे। तो ये क्या हो गया, उसका घनत्व कम है और जो ठोस चीज होगी उसका घनत्व ज्यादा होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि 1 गिलास अगर हम लोग पानी लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम या 700 ग्राम के आसपास होगा, ठीक है, मान के चल रहा है कि 250 ग्राम या 700 ग्राम के आसपास होगा और हम लोग एक हाथ से उसको उठा लेते हैं। लेकिन अगर 1 गिलास हम मरकरी दे दें या पारा दे दें तब क्या होगा, तब हम एक हाथ से उसको उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 गिलास मरकरी का वेट 32 किलो होता है, मतलब सिलेंडर के बराबर होता है और एक हाथ से उस सिलेंडर को उठाना मुश्किल होता है। तो ये कहने का मतलब है कि हर वस्तु का अपना अपना घनत्व होता है। वो भी 1 गिलास में मरकरी भी जो होती है, 1 गिलास पारा जो होता है 1 गिलास में आ सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी होता है, 1 किलो मतलब 32 किलो के आसपास हो जाता है। तो ये इसका डायग्राम है, किस तरीके से किया जाता है। इसमें एक देखिए प्लेट बीच में लगाई गई है और प्लेट में क्या है, अवरोध बना दिए गए। ये टेढ़ी मेढ़ी प्लेट बनाई गई है और उसमें क्या होता है, जो अयस्क होता है उसको प्रवाहित किया जाता है और फिर उसके ऊपर जल प्रवाहित किया जाता है। धीरे धीरे इस पे जल प्रवाहित किया जाता है। अब जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे जो प्लेट है, जो तिरछी प्लेट लगी हुई है वो उसमें रुक जाएगा। जो ये ऊपर खापड़ प्लेट बनी है मतलब एक तरीके का अवरोध है ये, तो इस अवरोध की वजह से वो रुक जाएगा। लेकिन जिसका घनत्व कम होगा, मतलब वो चीज हल्की होगी, तो पानी के बहाव में वह बह जाएगी। जो भारी देखिए ज्यादातर धातुएं क्या होती हैं, धातुएं भारी होती हैं। जो मैक्सिमम जो हम लोग बात कर लेते हैं धातुओं में घनत्व ज्यादा होता है, उनके अणु आपस में ज्यादा जुड़े होते हैं, तभी उनको तोड़ने पे बहुत ऊर्जा की खपत करनी पड़ती है। धातुओं को अगर हम हथौड़ी से मारेंगे तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, लेकिन अगर यही सोडियम हो गया या कैल्शियम हो गया, चूना पत्थर हो गया, वो आसानी से टूट जाते हैं पत्थर। लेकिन धातुओं को तोड़ने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच में बहुत ज्यादा बल लगता है, वो आपस में बहुत ज्यादा आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए उनका घनत्व ज्यादा होता है। आकर्षण कहाँ पे हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण नहीं हो रहा है, ये क्या है, गुरुत्व। देखिए अब ये जो प्लेट है वो तिरछी लगी हुई है, ठीक है, प्लेट तिरछी लगी हुई है। अगर हम इसमें किसी पदार्थ को जब बहाएंगे, मतलब जो हमारा अयस्क से पहले तो हमने उसको तोड़ लिया, तोड़ के अब इसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि जो अयस्क होंगे, तो जो ये गड्ढे बीच में बने हुए हैं, जो ये मतलब अवरोध बने हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि अयस्क जो है उस पर ग्रेविटी ठीक नीचे की तरफ लग रही होगी, तो ये जाकर के उन्हीं गड्ढों में फंस जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती डायग्राम में, तो ये चीज अच्छी बात है, आप पूछा करो कि जैसे ये जो अयस्क है, तो ये क्या है, जो प्लेट जो लगी हुई है ये तिरछी लगी हुई है। तिरछी का मतलब इसकी ग्रेविटी देखिए बिल्कुल ठीक नीचे होगी पृथ्वी की तरफ, जहां लिखा हुआ पानी लिखा हुआ है या ये कम घनत्व वाली अशुद्धियां लिखा हुआ है। तो अगर ये कंकड़ जो बीच में पड़े हुए हैं, जो प्लेट के आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे कंकड़ जो पड़े हुए हैं, अगर इनकी हम ग्रेविटी हाँ सर, ये घनत्व हो गया, घनत्व हो गया, घनत्व हो गया सर।
नहीं, घनत्व का मतलब होता है कि घनत्व जो निर्भर करता है, मतलब भार जो निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है, घनत्व पे निर्भर करता है। ठीक है, प्लीज ज्यादा हाँ। ज्यादा घनत्व वाली चीज, अब जैसे कोई भारी गेंद है, लोहे की कोई गेंद है, हम उसको ऊपर फेंकेंगे, मतलब हवा में ऊपर फेंकेंगे, तो उसकी स्पीड कितनी होगी और वो कितनी तेज लगेगी आकर के आपको अंदाजा होगा वो। क्यों? क्योंकि उसका भार ज़्यादा है, उसका घनत्व ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से नीचे आएगी और हो सकता है कि वो नीचे गड्ढा भी कर दे। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बॉल फेंकेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, प्लास्टिक का घनत्व कम होगा, क्यों? वो अधातु है। अगर वो नीचे आएगी, उतनी ऊँचाई पे अगर हम फेंकेंगे और वो नीचे आएगी तो क्या करेगी? क्या वो गड्ढा करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके जो वो एक तो हल्की होगी, ठीक है? वो हल्की होगी और वो उतनी तेज़ी से नहीं लगेगी। मतलब उसके अणुओं के बीच में घनत्व क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो वही चीज़ है कि अगर ये कंकड़ है और इसको जब हम पानी प्रवाहित करेंगे, तो पानी प्रवाहित करने का मतलब क्या? उसपे बल लगेगा, ठीक है? जो मेटल होगा, जो उसमें अयस्क में जो धातुएँ होंगी, उसपे बल लगेगा। अब ये अगर उसका घनत्व ज़्यादा है, मतलब उसका भार ज़्यादा हो गया, तो वो आगे की तरफ बढ़ेंगी नहीं, वो इन अवरोधों में फँसी रहेंगी। ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल ये चीज़ आप देखिए कि जो भारी अगर जैसे आँधी चलती है, आँधी चली तो हल्की चीज़ें उड़ जाती हैं और भारी चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भार ज़्यादा है, उसका घनत्व ज़्यादा है और हल्की चीज़ों में भार घनत्व कम होगा तो सीधी-सी बात वो उड़ जाएँगी। तो उसी जैसे हम लोग आँधी को मान के चल रहे हैं, उसी तरीके से इस पानी को हम लोग मान लेते हैं। पानी क्या करेगा? जो हल्की चीज़ें हैं उनको बहा ले जाएगा और जो भारी चीज़ है वो इन गड्ढों में या ये अवरोध जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो उसमें फँसी रह जाएँगी। तो ये बात समझ में आ रही है? कैसे ये हुआ? जी सर। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, जैसे आँधी का एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं कि जब आँधी चलेगी तो हल्की चीज़ें उड़ जाती हैं और भारी चीज़ें वहीं की वहीं रह जाएँगी। तो उसी तरीके से है कि जैसे ये पानी बह रहा है, तो मतलब ये देखिए ऊपर से नीचे अब भाई पानी की प्रॉपर्टी होती है, वो एक दिशा मतलब वो पैरेलली तो मतलब अगर उसको तेज़ बहाव चाहिए होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ तेज़ी से बहेगा। अगर हम बराबर कर देंगे तो पानी बह ही नहीं पाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? ये आपको मतलब पता है ये ग्रेविटी का नियम है, ये गुरुत्वाकर्षण का या पृथ्वी त्वरण का ये नियम होता है कि जो भी चीज़ है ऊपर जो जाएगी वो नीचे उतनी स्पीड से वापस आएगी आएगी। तो पानी का जब हमें बहाव करना है तो हम जितना ज़्यादा ढलान रखेंगे, उतनी तेज़ी से पानी का बहाव होगा। अब ज़्यादा ढलान कर देंगे तो हमारा जो अयस्क है वो भी जो तत्व जो अयस्क के अंदर जो हमारे तत्व होंगे वो भी नीचे चले आएँगे। तो हमको इतना उसको झुका करके रखना है कि पानी का बहाव भी हो जाए और हमारे अयस्क जो है वो रुकने भी लगे वहाँ पे। अब जो हल्की चीज़ें होंगी वो बह करके इस बाल्टी में आ जाएँगे या जो भी बर्तन लिया गया उसमें आ जाएँगी और जो भारी जो हमारी मेटल होगी, जो धातु होगी, वो इन गड्ढों में या इन रुकावट में जा करके फँस जाएगी। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि पानी की धारा प्रवाहित की जा रही है और अधिक घनत्व वाले कण जो हैं, जो अयस्क हैं, वो इसमें रुक जाएँगे और जो कम घनत्व वाले होंगे अशुद्धि, वो इसमें बह जाएगी। ठीक है? अब समझ में आया? आ गया सर। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लो। नो कंफ्यूजन सर। ठीक, अगली हमारी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक, अभी तक हमने बात किया कि जैसे कोई धातु हो गई और उसमें कोई और चीज मिली, मान लो चूना मिला हुआ, तो सीधी सी बात है कि धातु का वजन ज्यादा होगा और चूने का वजन कम होगा। और धातु को जब हम जब उसमें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से करेंगे तो हमारी जो मेटल होगी वो रुकेगी और चूना जो हमारा बह करके अलग बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि में मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसा कोई अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा है, ठीक है, और उसको किसी ने सोडियम के साथ या किसी ऐसे मतलब बिना लोहे जो अलोहीय तत्व हो गया, जो जिसमें लोहे की क्वालिटी नहीं होगी, जिसमें लोहे की प्रकृति नहीं होगी, उसके साथ मिला हुआ है, तब हम कैसे उसको पृथक करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए एक चीज हमने आपको फिर से बता रहे हैं कि भारत में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कोई तत्व पाया जाता है तो वो पाया जाता है लोहा। ठीक है, और ये चीज ये भी बता रहे हैं आपको कि अगर धरातल पे बात करें कि ज्यादातर धातुएं क्या होती है, उनके ऑक्साइड मिलते हैं। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जो जंग लगना। लोहे का ऑक्साइड मतलब उसमें जो जंग लगा होता है उसको हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं। तो जब उससे लोहा अलग करना होता है तो उन्हीं ऑक्साइड को पहले हम लोग अलग करेंगे, तभी हमको प्योर लोहा प्राप्त होगा। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में जब आयत में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होगा तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे टिन के आयत में एसओटी के सांद्रण
हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। टिन क्या है, एक लोहे का ही अयस्क होता है। अब इसमें क्या होता है कि लोहे को हमने क्या कि सांद्रण से पहले उसको हम लोग पीस लिया था। पीसने के बाद क्या कर रहे हैं, ये दो बेल्ट जो एक जो क्या कहते हैं इसको, जो व्हील होते हैं, मतलब ये जो चक्के चल रहे हैं, ये चक्र कैसे हैं, ये लोहे इसके चुंबक के बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो लोहे के तत्व होंगे तो सीधी सी बात है कि चुंबक का आकर्षण की वजह से थोड़ा से इधर मतलब अपनी दिशा से भटकेंगे। वो चुंबकीय प्रॉपर्टी के कारण क्या है, वो इसमें देखिए दिखा रहा है कि जो चुंबक की वजह से क्या होंगे, थोड़ा सा अट्रैक्शन के मतलब उसमें आकर्षण होगा और वो दूसरी वाली बाल्टी में जाकर के गिरेंगे। लेकिन जो अचुंबकीय होंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उस ठीक नीचे गिरेंगे जाकर के। इस डायग्राम में कोई समस्या? ज्योति देवी, जी सर। इसमें कुछ दिक्कत है? सर हाँ हाँ, पूछो पूछो। नहीं सर, सर अटेंडेंस ले लिया? हाँ बताइए बताइए, ये समझ में आ रहा है? हाँ तो रहा है। अटेंडेंस हो गई? हाँ अटेंडेंस हो गई है, अटेंडेंस बहुत जरूरी है। यस सर। रोहिली, अटेंडेंस की चिंता आपको ज्यादा है? अच्छा ये डायग्राम समझ में आ रहा है? नहीं सर, हम लोग क्लास करते हैं तो अटेंडेंस होनी चाहिए। हाँ अटेंडेंस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अटेंडेंस की क्या चिंता सर? नहीं, अटेंडेंस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कोई चिंता नहीं, वो हम लोग की जिम्मेदारी। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है? देखिए इसमें क्या है कि अगर जैसे अयस्क में लोहे की, ठीक है, अगर अयस्क में लोहे की अगर मात्रा ज्यादा है, अगर हमें अयस्क से लोहे को अलग करना है तो सबसे बढ़िया चीज है कि हम चुंबक का प्रयोग करेंगे। चुंबक से क्या होगा कि जो लोहे के पार्टिकल होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो लोहे के नहीं होंगे वो अलग हो जाएंगे। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो अचुंबकीय पदार्थ होंगे वो सीधे नीचे गिरेंगे। लेकिन क्या मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, जो लोहा होगा वो क्या होगा कि वो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। आकर्षित होने के कारण वो थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी दूसरी तरफ वो जाकर के गिरेगा। जैसे गांव में आपने देखा नहीं है कि वो जो होते हैं सफेद भूसा साफ करते हैं सर चुंबक हाँ चुंबक। सर एक क्वेश्चन था, चुंबक किन तत्वों से मिलकर बनता है ना? चुंबक बनाने के कई तरीके, एक तो चुंबक हमें प्राकृतिक रूप से भी मिलता है और चुंबक जो है कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, उसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है। चुंबक बनाने की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी चीज को मतलब लोहे से बनी ऐसी चीज को किसी प्राकृतिक चुंबक के पास रखते हैं 2-3 दिन के लिए, तो देखिए उसके अंदर क्या है, थोड़ी सी गुण आ जाते हैं चुंबक के। ये आप अपने घर में भी एक बार प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो चुंबक जो है कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं और हमें प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त होते हैं। उसकी जो धातु होती है, ये पाया गया है कि उसमें कई सारी धातुओं से मिलकर बनी हुई होती है। चुंबक जो बना होता है या उसको हम लोग ये कहते हैं कि अलग तरीके का वो पदार्थ है, कभी मतलब इसको हम लोग इसके साथ नहीं जोड़ते हैं। सर जैसे हम लोग संतरा खाते हैं, उसके छिलके को अगर उसका रस निकाल कर स्केल से करते हैं तो वो जाल ऐसा बनाता रुई है। की तरह, हाँ जाल जैसा बनाता है वो। तो सर ये भी क्या है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? ये तो देखिए ये क्या है, रेशे बना रहा है, ठीक है, रेशे बना रहा है, ये एक जैविक क्रिया हो गई, मतलब ये जो है आपकी बायो में रिलेटेड है। जैसे कि रेशे बनाने की बहुत सारी शहतूत के जो होते हैं, जो जीव होते हैं उससे क्या होता है, रेशे बनते हैं। लेकिन वो रेशा क्या है, बहुत हल्का बनता है। बहुत से जीव होते हैं जो रेशा बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो तितली का जो जीवन चक्र जो होता है, उसमें क्या है, पहले अंडा होता है, फिर क्या बनता है, लावा बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर उसके बाद वो प्यूमा बनता है। तो इस तरीके से क्या है, ये एक संतरे की प्रॉपर्टी, ये उससे रिलेटेड नहीं है। ये क्या है, वो जो संतरे से जो रेशा टाइप का बन रहा है वो, ठीक है, लेकिन वो रेशा मजबूत नहीं होता, वो टूट जाता है। वो एक अलग चीज है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो बायो से रिलेटेड है। जी। अब अगली विधि है झाग उत्प्लावन विधि। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। सल्फाइड अयस्क के कणों पर तेल की परत बन जाती है, जिसके कारण हवा के बुलबुले
इसमें चिपक जाते हैं। इस प्रकार ये हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं और मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि घनत्व क्या होता है। हर वस्तु का अपना अपना घनत्व होता है। जैसे कि एक आधे गिलास में हम लोग पानी लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, आधा गिलास तो हमने पानी उसमें ले लिया, फिर आधा गिलास उसमें हमने कोई तेल मिला लेते हैं। तेल मिलाएंगे तो क्या होगा कि जैसे हमने कांच के गिलास में हम अगर देखेंगे उसको, तो हम देखेंगे कि पानी अलग रहेगा और तेल अलग रहेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पानी का घनत्व ज्यादा है, किससे? तेल के घनत्व से पानी का घनत्व ज्यादा होगा। इसी कारण है कि वह ऊपर रहेगा। अब ये इस विधि में हम लोग क्या उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रयोग करेंगे, मतलब उसी विधि के द्वारा उसी विधि को समझ करके इसमें हम लोग करेंगे। तो इसमें दिखाया गया कि अगर सल्फाइड के अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब सल्फाइड क्या होगा? अब हम जो झाग होता है, झाग क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ रहता है। बहुत से तेल ऐसे आते हैं जो झाग उत्पन्न करते हैं, जैसे चीड़ का तेल होता है, वो क्या करता है? झाग उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका ये डायग्राम है। अब हमने क्या किया, एक्स जो है उसको पानी में मिला दिया और फिर हमने क्या करते हैं कि एक पाइप के द्वारा इसमें हम बुलबुले उत्पन्न करते हैं। हवा पास करेंगे तो जब जैसे हम लोग साबुन का, हम लोग जो छोटे पर से प्रैक्टिकल करते आते थे कि उसमें बुलबुल बुलबुल करते थे, तो वो क्या मतलब झाग बनता था ऊपर की तरफ। अब उस झाग में क्या होता है कि जो सल्फाइड के जो एक्स होंगे वो हल्के होते हैं और वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे और उस झाग को क्या करेंगे हम लोग? अलग कर लेंगे। लेकिन जो भारी चीज होगी वो नीचे बैठी रहेगी। जैसे पत्थर होगा, कंकड़ पत्थर जो होता है वो पानी में नीचे की तरफ बैठ जाता है, लेकिन जो हल्का होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। कभी कभी हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं कि काजल जो होता है अगर पानी में मिला दो तो क्या होता है कि ऊपर की तरफ आने लगता है। या हम लोग साबुन ही को देख लेते हैं, जो हम लोग वॉशिंग पाउडर होता है, अगर कोई गंदा कपड़ा उसमें हम लोग मिलाते हैं, मतलब धोने की कोशिश करते हैं, तो देखा कि झाग जो होता है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा मटमैला टाइप का होता है। मतलब उसमें ऊपर की तरफ कुछ अशुद्धियां आ जाती है और कुछ अशुद्धियां नीचे चली जाती हैं। जो हल्की होती है वो झाग के ऊपर आ जाती है और जो भारी होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है। तो उस विधि का ही प्रयोग हम लोग कर रहे हैं इसमें। देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल, ये तो थोड़ा टफ दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, ये ऊपर ये बना हुआ ये मत बनाइएगा। इसमें वायु के लिए एक छोटी सी पाइप ऐसे दिखा दीजिएगा। पाइप जो है अंदर जाकर के वायु प्रवेश करे, मतलब बुज्जे बनाने चाहिए उसमें। और जब बुज्जे होंगे तो सीधी सी बात, उसमें झाग होगा और झाग के साथ क्या होगा, जो सल्फाइड होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। अब इस झाग को क्या कर लिया जाएगा? अलग कर लिया जाएगा और वो हमको एक्स प्राप्त हो जाएगा। अशुद्धियां जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? भौतिकी विधि थी। भौतिक विधियों के द्वारा हमने क्या कर रहे हैं, इसको अलग कर रहे थे। अब हमारी क्या है, थोड़ी रासायनिक विधियां भी होती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ऑक्साइड है, बॉक्साइड तो ऐसे जो बहुत ज्यादा आपस में जुड़े हुए होंगे। जैसे कि हम जंग लगा हुआ लोहा की बात करें, तो अब ये इस विधि से तो अलग होने वाला नहीं है। तो उसके लिए क्या है, हम लोग केमिकल का यूज करेंगे कि ऑक्सीजन को अलग कर दें और लोहे को हम लोग अलग करें। तो अगली विधि जो हमारी है क्या है, निस्तापन। विस्थापन में क्या होता है कि जब किसी सांद्रित अयस्क, ठीक है, पहले तो हमने फिजिकली सब उसको साफ सफाई जो थी कर लिया। अब जो हमें अयस्क मिला है तो अभी वो शुद्ध नहीं है। अब उसका हम लोग क्या करेंगे, केमिकली, जो केमिकल के थ्रू जो है हम लोग उसको शुद्ध करेंगे। तो जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निस्तापन और भर्जन विधि में सबसे ज्यादा अंतर पूछा जाता है कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो जब किसी सांद्रित अयस्क में, अभी तक हम लोगों ने सांद्रित कर लिया उसको, जो उसकी साफ सफाई हम लोगों ने कर ली है, तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। वायु की अनुपस्थिति में जब किसी तत्व को गर्म किया जाता है, उसको गलनांक, मतलब वो गलने से पहले का, मतलब जो उसके जैसे पानी का गलनांक कितना होता है, या पानी का जो भापीकरण जो होने लगता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, भाप बनने लगता है। तो उसके पहले का टेम्परेचर, इसी तरीके से हर धातु का अपना एक गलनांक होता है, मतलब उस पे वो क्या होती है, गलने लगती है। तो जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन की विधि द्वारा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों की धातु अयस्क में परिवर्तन किया जाता है।
जब हम लोग किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जैसे मान लीजिए किसी में ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड का अशुद्धि है, ऑक्साइड की अशुद्धि है, जैसे इसमें दे रखा हुआ है ZnCO3, ठीक, Zn मतलब ये जिंक क्या है, कार्बोहाइड है, जिंक कार्बोहाइड का एक आयत है, सॉलिड है, F जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो सॉलिड, ठीक है, और G जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में इसका मतलब हो गया गैस। ठीक है, तो ZnCO3 मतलब जिंक कार्बोइड का ये एक आयत है। अब इसे हमें क्या है, जिंक अलग करनी है और ऑक्सीजन और क्या जो इसके जो अनवांटेड एलिमेंट है, मतलब जो अशुद्धियां है उसको हमें अलग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए हम लोग कार्बन का ही प्रयोग करेंगे, मतलब कोयले का प्रयोग करेंगे, या जो भट्टियां जो होती है विभिन्न प्रकार की भट्टियों में हम लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। अब क्या होगा, जब ये गर्म किया जाएगा तो जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगी और CO2 मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया होती कहाँ है, ये प्रक्रिया भट्टियों में होती है। फिर भी अभी देखिए इसमें क्या है, ZnO, Zn मतलब अभी इसमें ऑक्साइड का अभी थोड़ा सा एलिमेंट बाकी है, मतलब इसमें अशुद्धि अभी बाकी है। तो फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है कार्बन मतलब एक तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से, मतलब उसमें थोड़ा सा कुछ मिला देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन जो बची कुची है वो भी क्रिया कर करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन करके बाहर निकल जाएगी। तो फिर ZnO था, ये जिंक ऑक्साइड हो गया। जिंक ऑक्साइड में फिर हमने कार्बन को मिला दिया, मतलब उसमें कोई हमने मिक्सचर डाल दिया, और उसके बाद क्या हुआ, जिंक अलग हो गया और वो कार्बन CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बन करके बाहर निकल गया। अब ये जो प्रक्रियाएं होती है, जो निस्तापन हो गई, भर्जन हो गई, ये ऐसे नॉर्मली तो होंगी नहीं, इसके लिए क्या होता है, भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो धातु के निष्कर्षण में विभिन्न प्रकार की भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो पहली हमारी भट्टी है मफल भट्टी। इस भट्टी के अंदर दो उच्च ताप सह ईंटों के बने कोष्ठ होते हैं, जैसे चिमनी होती है उस टाइप के बने हुए होते हैं। इसका पहले आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है। ये मफल भट्टी होती है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है? इसमें क्या सर ये सब डायग्राम एग्जाम में आएंगे? देखिए, अगर हमें तो लगता है कि डायग्राम बनाना आएगा नहीं, ये मफल भट्टियां हमें लगता नहीं कि सब कभी पूछी भी जाएंगी, लेकिन फिर भी जो सिलेबस में हो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। इतना अगर जैसे पूछा भी जाता है तो आप उसके पॉइंट टू पॉइंट 2-3 पॉइंट लिखिए और डायग्राम बना देंगे तो अच्छा टाइम जैसे आपके पास टाइम होगा वैसा आपकी काम कीजिए। हम तो ये कहते हैं, अपने ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन को लेकर के बैठे रहे, डायग्राम से जाते रहे। आप अपना टाइम के हिसाब से इस चीज को करेंगे। आपके पास टाइम है तो बनाइए, नहीं टाइम है तो छोड़ दीजिए बस। लेकिन ये है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। जैसे आपने कंप्यूटर में पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे थे, हमें अच्छा लगा, कुछ लोगों के नोट्स बहुत अच्छे थे, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी गई, और कुछ लोगों ने कहानी की तरह लिख दिया है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। साइंस में भी आप जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, जो चीज आपको मालूम है बस उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख दीजिए। तो मफल भट्टी के बारे में सर जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं उतना ही आंसर दे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 नंबर का आना है, उसमें